नमस्ते। आप सबका स्वागत है एसएम एजुकेशन, द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। पिछली बार हमने पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए प्रश्न के भाग 1 उत्तर को देखे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ग हैं जो वे जो वस्तुपूरक है और जिनमें काव्य के बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, है जो काव्य के आत्म तत्व पर बल देते हैं। तो हमने काव्य के वस्तुपूरक जो है बाह्य पक्ष पर जो अधिक बल देते थे उनके बारे में पढ़े थे। आज हम जो आत्म तत्व पर बल देते हैं उनके विषय में जानेंगे। तो दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जिन्होंने अपने दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो अपने लक्षणों में काव्य के भातत्व पर बल दिया है। इनमें रोमांटिक काल के कवि आलोचक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली आदि है। अतः उन्होंने कविता के परिभाषा, उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा कवि के व्यक्तित्व के आधार पर की वह वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपरक है। अंग्रेजी में रोमांटिक युग के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा दी है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of the powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. ये पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज जहाँ से आरंभ हो रहा है इसके अर्थ से हम जानेंगे। अर्थात कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। यानी जब आप शांत समय पर बैठे हो और तब आपके मन में, स्मरण में, आपकी याद में जो आती है, जो स्मरण जो होती है, आपने जो रखा हुआ होगा अपने जाकर, वो सब बाहर आती हैं। यह परिभाषा अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु इसमें निम्नलिखित दोष भी हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या शांति के क्षणों में स्मृति सभी मनोवेग जैसे कि इस लक्षण में मान लिया गया है काव्य हो जाता है? यानी अगर शांत के समय या शांति के क्षणों में अगर स्मृति सभी मनोवेग जैसे कि इस लक्षण में मान लिया गया है, काव्य हो जाता है। स्पष्ट है कि सभी मनोवेग काव्य नहीं हो सकते। मनोवेगों के अनुभूति और भाव बन जाने पर ही और कवि द्वारा भावोद्रेक प्रकट करने पर ही काव्य सृष्टि होती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप शांत चित्त होकर रहते हैं, मन में जो सृष्टि होती है उन सबसे कभी काव्य नहीं बनता है। जब आपकी स्मृति भाव बनकर उद्वेग होकर प्रकट होते हैं, तब जाके वो काव्य बनती है। कविता भाव का पुनः स्मरण नहीं, पुनः सृजन है। यानी आप जो कविता है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को याद किए, स्मरण किए और वो कविता बन गई, लेकिन उसे सृजन करना, उसे क्रिएटिव तरीके से उसे सजाना है। इस परिभाषा में अभिव्यंजना तत्व की अपेक्षा है। दूसरे नंबर पर प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन कभी कविता नहीं बन सकता। प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन कभी कविता नहीं बन सकता, क्योंकि दुख के क्षणों के आंसू, काम्य, विलाप आदि तथा सुखों के क्षणों में उल्लास आदि भावों का सहज उच्छलन तो होता है, पर वो कविता नहीं है। अतः यह परिभाषा अतिव्याप्ति के दोष से आक्रांत है। परिभाषा में रिकलेक्टेड शब्द स्पष्ट नहीं है। इन शब्द दोषों के होते हुए भी इस परिभाषा का महत्व है, क्योंकि इसमें कवियों की काव्य भक्तियों की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। यह ठीक है कि मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन जब मनोवेग अनुभूति एवं भाव बन जाते हैं
तब कवि की वाणी काव्य बन जाते। यानी जब आपके मनोवेग जो अनुभूतियाँ है वो जब आपके मन से भाव बन के आ जाएंगे तब जाके वो काव्य बनेगी। अंग्रेजी के मूर्धन्य आलोचक और कवि कॉलरिज ने काव्य की परिभाषा दी है वेस्ट वर्ड्स इन वेस्ट ऑर्डर। यानी आपके जो अच्छे अच्छे शब्द हैं और वो शब्द अगर अच्छे क्रम में होंगे तो ऐसे उन्होंने कहा है कॉलरिज ने। अर्थात उत्तम शब्द के उत्तम रचना विन्यास को कविता कहते हैं। यह परिभाषा भी अस्पष्ट है। इस कथन में कविता को केवल अतिरिक्त कहा गया है, उसके भाव रूप और आत्मा की अपेक्षा की गई है। यह लक्षण व्याख्या सापेक्ष भी है क्योंकि उत्तम शब्द तथा उत्तम क्रम को समझे बिना लक्षण स्पष्ट नहीं होगा। कॉलरिज की दूसरी परिभाषा है इट मीन्स पोएट्री इज द excitement of emotion for the purpose of immediate pleasure through the medium of beauty। यह परिभाषा निश्चय ही पूर्ण एवं स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत करती है। शैली के अनुसार काव्य कल्पना की अभिव्यक्ति है। यानी आप जो कल्पना करते हो उसे जो बाहर लाना व्यक्त करना वो कविता है। ये किसने कहा है? पीवी शैली जी ने कहा है। इस परिभाषा में भाव पक्ष की अपेक्षा है। ये कल्पना तो भावों को संवेद्य बनाने का माध्यम है। कल्पनामयी उक्ति जिनमें भाव तथा अनुभूतियां न हो पहलिका या चित्र काव्य बन सकती है, काव्य नहीं। अतः यह लक्षण उपयुक्त नहीं है। शैली की दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड। अर्थात कविता सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्व सुखपूर्ण क्षणों का लेख है। इस लक्षण में पहली शंका तो यह उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मन कौन है और उसे कैसे पहचाना जाएगा। तो शैली जी ने ऐसा कहा कि कविता सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्व सुखपूर्ण क्षणों का लेख है। 19वीं शताब्दी के अंत में ले इंट ने कहा था पोएट्री इज द इमेजिनेटिव पैशन अर्थात कल्पनात्मक मनोवेग का नाम कविता है। यदि इस परिभाषा से उनका अभिप्राय यह है कि कल्पना के द्वारा मनोवेग की अभिव्यक्ति कविता है तो यह लक्षण पर्याप्त उपयुक्त है। पर यदि उनके अभिप्राय है कि कल्पना द्वारा भाव के संस्कार को उद्भुत करना ही कविता है तो यह लक्षण पूर्ण एवं अपर्याप्त है क्योंकि भाव के संस्कारों को उद्भुत करना तो काव्य का प्रथम अवस्थान है। जब तक बाह्य उपकरणों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक वो काव्य नहीं बन पाएगा। उनकी दूसरी परिभाषा अधिक जटिल तथा अस्पष्ट है। कविता सौंदर्य शक्ति तथा सत्य के लिए कहा गया भावोवेगपूर्ण कथन है जिनमें कल्पना में चित्रण और भाषा में एकता में विविधता के सामंजस्य की विशेषता का समावेश है हो। कविता में उत्कट वासना का ही कथन नहीं होता तटस्थ रूप से सौंदर्य और सत्य का वर्णन होता है। यानी कविता में केवल वासना का ही कथा नहीं होता है, उसमें सौंदर्य और सत्य की वर्णना भी होती है। भाषा के संबंध में तो यह लक्षण अत्यंत जटिल और अस्पष्ट है। सारांश यह है कि कविता की अनेक विशेषताओं को प्रकट करती हुई भी यह परिभाषा पूर्ण और आदर्श नहीं कह जा सकती। वो गीत काव्य की परिभाषा अधिक प्रतीत होती है, कविता की कम। सौंदर्यवादी कवि एडगर एलन
पो ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा है, आई वुड डिफाइन द ब्रीफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्स as the rhythmical creation of the beauty। अर्थात काव्य सौंदर्य को लयपूर्ण सृष्टि है। काव्य सौंदर्य को लयपूर्ण सृष्टि है। इस परिभाषा में लय का अर्थ स्पष्ट नहीं है। लय शब्द बहुत व्यापक है। प्रत्येक कला में लय होता है। संगीत और नृत्य भी सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि है। भाषा शब्द का प्रयोग न होने के कारण यह लक्षण अतिव्याप्ति के दोष से ग्रसित हो उठता है। कविता के संबंध में नए सिरे से विचार करने वाले पाश्चात्य विद्वानों ने I.A. रिचर्ड्स तथा T.S. इलियट उल्लेखनीय है। I.S. रिचर्ड ने माना कि काव्य अनुभूति है, जीवन अनुभूति है। रिचर्ड केवल अनुभूति को कविता मानते हैं। कविता अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विषय होता है, होते हुए भी किसी विशेषता के एक खास मात्र में भिन्न नहीं होते। रिचर्ड्स की इस परिभाषा को विद्वानों ने दुरूह, जटिल, अस्पष्ट कहा है। T.S. इलियट ने काव्य चिंतन में एंटी रोमांटिक रवैया अपनाते हुए घोषित तौर पर कहा है कि रचनाकार जितना ही उत्कृष्ट होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कला और नैविक्त घोषित किया और कवि मानस को काव्य रचना का माध्यम मात्र बताया। वह काव्य को कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं मानते, भावों की तीव्रता को महत्व नहीं देते, काव्य शिल्प की कलात्मक पर बल देते हैं तथा ही वह यह स्वीकार करते हैं कि पूर्ण कवि वह होते हैं जो अपने व्यक्तिगत और उत्कट अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करता है। अतः वो शिल्प और अनुभूति दोनों का महत्व मानते हैं तथा भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। कवि अपने निजी भावों को इस प्रकार वाणी देते हैं कि वे भाव सर्व सामान्य के भाव बन जाते हैं। उसके अनुभव निजी होते हुए भी सबके अनुभव बन जाते हैं। तो इस पाठ में हमने इतना सारा चीज़ें पढ़ा जो कि सचमुच मन को छू लिया है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ग है काव्य के लिए। पहला वर्ग जो बाह्य आडंबर को लेके है और दूसरा जो है आत्मबल को लेके है। तो जो भी हो कवि जो कविता है, काव्य है, वो कवि के खुद के अनुभव जिसमें उन्होंने कुछ सीखा हो और उन्होंने अपने अनुभव के ऐसे लिखे होंगे, उनके अनुभव सबके अनुभव बन जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर से यहाँ पर बताया गया है और आप पढ़ते समय इसे लिख कर पढ़िए जिससे आपको याद हो जाएगा। तो संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण के बारे में हमने जाना और दूसरे प्रश्न में हमने पाश्चात्य विद्वान द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए। ऐसे दो प्रश्न के उत्तर हमने समाप्त किए हैं। आने वाली वीडियो में तीसरा प्रश्न होगा काव्य के स्वरूप, संरचना तथा कवि कर्म के विषय में हिंदी विद्वानों के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो दूसरा जो आने वाला वीडियो है उसे आप पढ़े, समझे और जानने के लिए आप ज़रूर ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और यह अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और करूँ। लाइक से ये मतलब नहीं है कि मुझे कहीं ऊंचाई जाना है, क्या करना है, लेकिन कोई अगर कुछ चीज़ करता है तो उसे प्रेरणा चाहिए आगे बढ़ने के लिए और करने के लिए। इसीलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या बेल आइकन को प्रेस कीजिए कहा जा रहा है, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हम कुछ कर रहे हैं तो जो उपभोक्ता है वो उनको अच्छा लग रहा है,
इसीलिए तो वो सुन रहे हैं और हमें और करने की इच्छा होती है। और कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो आप जरूर से पढ़िए। मैं तीसरा प्रश्न के साथ उत्तर आने वाले समय में आपको दूंगी। धन्यवाद।